नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो आज का डेली न्यूज पेपर, दिल्ली द हिंदू न्यूज पेपर एनालाइज करते हैं। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। Supreme Court asked the government to form guidelines to regulate the conduct of social media। ये बेसिकली ये जो आज का न्यूज है ये उससे जुड़ा हुआ, जो अपने समय रहना जो था ना, जिसमें कमेंट किया था डिसेबिलिटी के ऊपर और डार्क कॉमेडी वगैरह करता था, उसके ऊपर केस चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को निर्देश दे रहा है कि इसके ऊपर कुछ लॉ लाइए। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया जापान का टाइज, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स एंड फो, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर डिस्कशन किया है। ठीक है, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिलेशन है अभी अच्छे होने वाले, तो इसके ऊपर इंडिया पे क्या असर पड़ सकता है। ठीक है, बियॉन्ड द डिबेट, जो अपने पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में, ये अपना नेक्स्ट आर्टिकल है, जो अपने पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में जो भी डिबेट्स होते हैं उसके ऊपर दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव का उसमें क्या रोल होता है, इसके ऊपर बताया गया। अबाउट 30% ऑफ एमपीज एंड एमएलए फेस सीरियस क्रिमिनल केसेस, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मल रेगुलेट सोशल मीडिया, हाँ सेम टू सेम इसी के ऊपर है। इंडिया फिजी कॉज ओपन इंडो पैसिफिक एग्री टू डिपेंड डिफेंस टाइज। ठीक है, इसके ऊपर इंडिया और फिजी का जो रिलेशन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टेट फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी टू जॉइन नेवी टुडे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एयर ड्रॉप टेस्ट सक्सेस, जो अपना गगनयान का मिशन है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू फॉर्म द गाइडलाइंस टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ सोशल मीडिया। देखिए रिसेंटली जो तीन चार महीना पहले जो समय रहना के ऊपर जो ये केस चल रहा था, ठीक है, कि डिसएबिलिटी के ऊपर डार्क कॉमेडी बना के कमेंट करना और लोगों को एंटरटेन करना, उसके ऊपर बताया गया है कि आपके ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपके पास। ठीक है, आर्टिकल 19 आपके पास है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपके पास है। लेकिन आप किसी भी इसका यूज करके किसी भी पब्लिक के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको जो पब्लिक ऑर्डर है, देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में इसका रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि आप भले कॉमेडी करो, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करो, लेकिन उससे पब्लिक ऑर्डर वायलेट नहीं होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर वायलेट नहीं होना चाहिए, लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं होना चाहिए, लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट होना चाहिए। और जो बाकी है, जो अपने देश के सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, हेट स्पीच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब है, हेट स्पीच ये सब नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इसके ऊपर फोकस किया है। ठीक है, इस केस में पब्लिक ऑर्डर और सेंटीमेंट के ऊपर, कि आप जो जोक कर रहे हो या कॉमेडी कर रहे हो, डार्क कॉमेडी कर रहे हो, उसके पब्लिक सेंटीमेंट हर्ट होता है। आप जैसे मैं कोई जोक मार रहा हूँ, ठीक है, और आपको हंसा रहा हूँ, लेकिन मैं जोक जो कर रहा हूँ वो किसी का मजाक उड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का उसका फेस है, ठीक है, मैं उसको कलुआ बुला रहा हूँ और ये बोल के मैं आपको हंसा रहा हूँ, तो यहाँ पे तो ये उसके सेंटीमेंट को हर्ट करना हो गया, उसके फीलिंग्स को हर्ट करना हो गया ना, तो ये हो गया। तो इसे बताया कि इसके ऊपर गाइडलाइंस बनना जरूरी है। ठीक है, तो बस ये इसका ये वही है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया जापान ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रायोरिटीज। अभी देखिए रिसेंटली अभी एससीओ का मीटिंग होने वाला है। ठीक है, एससीओ का मीटिंग होने वाला है अगस्त 29 से, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर पूरे एक हफ्ते के लिए विजिट में रहेंगे अपना त्यानजिन ये वाला जगह है चाइना में, जहां पे एससीओ का समिट होना है, क्योंकि इस बार का जो एससीओ का हेड है वो अपना चाइना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीटिंग होने वाला है। अब देखिए इसमें पहले एससीओ का मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि एससीओ में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। ठीक है, तो एससीओ के मेंबर्स में पहला आता है अपना चाइना आ गया, और 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आते हैं। उस 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कौन आता है? कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। ठीक है, ये अपने सेंट्रल 5 हो गए, और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना हो गया,
तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। फिर अपना आ जाता है बेलारूस आ गया है जो रिसेंटली मेंबर बना है, ठीक है। फिर अपना रशिया आ जाता है, रशिया आ जाता है। अब इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर है जो कि 2017 में इसके मेंबर बने थे। दोनों इसका मेंबर 2017 में बने थे। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मेंबर्स हैं एससीओ के, ठीक है। अब इसका मीटिंग यहाँ त्यांजिन में होने जा रहा है, ठीक है। अब उसी के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं वहां पे, ये पूरे 1 हफ्ते के विजिट के लिए। और वहीं पे वो जापान भी चले जाएंगे, जापान, जापान, इसका मैप छोटा दिख रहा है, तो जापान भी वहीं पे जाएंगे। और वहां पे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर उनसे इंडिया के लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए बात करेंगे, क्योंकि ट्रम्प के 50% टैरिफ के बाद इंडिया का मार्केट थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो जापान ने बोला कि इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए जापान का मार्केट ओपन है। जापान मतलब इंडिया कहीं भी आके यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है लो टैरिफ के ऊपर। चाइना ने भी सेम बोला है, चाइना ने भी, फिलहाल चाइना तो हमेशा एंटी इंडिया स्टेप लेता रहता है, लेकिन अभी चाइना ने भी बोला है कि इंडिया के लिए हमारा मार्केट ओपन है। रशिया ने भी बोला। देखिए इस आर्टिकल में क्या है, इंडिया और जापान का टाइप, इंडिया और जापान का टाइप बहुत पुराना है और अच्छे खासे रिलेशन समय समय से चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जापान इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता रहता है और अभी तक बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुका है, ठीक है। और फिर ये नेक्स्ट डिकेड में समथिंग अराउंड $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। $68 बिलियन, $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जो कि समथिंग अराउंड 10 ट्रिलियन जो वहां का ये है 10 ट्रिलियन येन, ठीक है। तो इतना इन्वेस्टमेंट करने वाला है नेक्स्ट डिकेड में, ठीक है। अब यहीं पे बताता है कि जो E10 सीरीज का शिनकानसेन है, जो फास्ट बुलेट ट्रेन है जापानीज टेक्नोलॉजी का, E10 सीरीज शिनकानसेन, ठीक है। ये इंडिया में लाने वाले हैं और इसके ऊपर अभी ये डील चल रहा है कि इंडिया में फास्ट बुलेट ट्रेन होगी, ठीक है। और वही इसके ऊपर, और ये जापानीज टेक्नोलॉजी है जिसको जापान इंडिया में लॉन्च करेगा। और दूसरे 2 कंट्री जॉइन एक्सपेक्ट टू रिवाइज 2008 जॉइंट डिक्लेरेशन सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, सिक्योरिटी की बात किया जाएगा और डिफेंस की बात किया जाएगा कि, और हालांकि इसमें इतना कुछ ये नहीं है, स्पेशल नहीं है, बस इसमें जो शंघाई में होने वाली मीटिंग, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का त्यांजिन में जो मीटिंग होने वाली, ये उसके ऊपर और इंडिया जापान का रिलेशनशिप डिस्कस किया, ठीक है। बस उतना है कि इंडिया और जापान का रिलेशन कहाँ स्टैंड करता है और जापान इंडिया में कहाँ पे कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। आपने एफडीआई के बारे में सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं, फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड्स एंड फो आर्टिकल पे जाते हैं, ठीक है। अब इस पे ये है फ्रेंड्स एंड फो। यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिलेशन ये बताया गया, ठीक है। देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिलेशन 1971 से खराब तो हुआ था, ठीक है, 1971 से खराब हुआ था, लेकिन उसके बाद थोड़े अच्छे हुए, लेकिन 2009 के बाद और ज्यादा खराब हुए। जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी, उस समय इन्होंने, जो कि 1971 के जो प्रो पाकिस्तानी थे, ठीक है, प्रो पाकिस्तानी वेस्ट पाकिस्तानी थे, और जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन करवाया था, ये असैसिनेशन करवाया था, उनको ये मतलब शेख हसीना ने फांसी चढ़वा दिया, ठीक है। शेख हसीना ने उनको फांसी चढ़ा दिया, असैसिनेट करवा दिया। अब उसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये प्रोटेस्ट होने लगा कि आप ये कैसे कर सकते, 1971 का आप ये अभी कैसे कर। उस समय से जो इसका रिलेशन पूरा खराब हो गया, ठीक है। अब वहां पे क्या आता है, क्योंकि देखिए 1971 का वार में, जब 1971 में हुआ तो रहमान जो ये मुजीबुर रहमान है वहां के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और फिर क्या कुछ समय से चलता रहता है, लेकिन 1985 के आसपास, 1980 के आसपास इनका भी असैसिनेशन हो जाता है, और शेख हसीना का पूरी फैमिली का भी उस समय असैसिनेशन हो जाता है ऑलमोस्ट। तो उसी का बदला लेने के लिए तो फिर पाकिस्तान इसके ऊपर पूरा प्रोटेस्ट करता है, ठीक है, इसकी पूरी कि आप ऐसा कैसे करते हो। वहां से शेख हसीना ने पाकिस्तान से पूरा रिलेशन तोड़ लेते हैं, ठीक है। जो भी डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं उसको वहां से, मतलब पाकिस्तान से जो अपना डिप्लोमेट्स को बुलवा लेते हैं, और यहाँ का जो ये हाई कमिश्नर या डिप्लोमेट्स है उसको वापिस देते कि आज से हमारा रिलेशन कुछ नहीं है, ठीक है। अब यही 2025 में
जब यहाँ पे शेख हसीना लास्ट ईयर ही इनको पावर से हटा दिया गया और मोहम्मद यूनुस जो कि एक नोबेल पीस प्राइज, ये शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, शांति के लिए पीस नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, ठीक है। तो ये अभी वहां की सुप्रीम लीडर है, जो यहाँ बांग्लादेश के भी लीडर है मोहब्बी, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा हो, ठीक है। अभी पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा हो और इन्होंने इस्लामाबाद जाकर जो भी ये रिसेंटली पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर इशक दार, ट्रैवल टू ढाका, इशक दार जो है पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, वो भी पाकिस्तान ये अभी ढाका गया विजिट के लिए और वहां पे मोहम्मद यूनुस से बात कर रहा है ताकि जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और बांग्लादेश का वो अच्छे हो जाए अलग अलग सेक्टर में। जैसे इनका जो ट्रेड है वो बहुत कम है, 1 बिलियन से भी नीचे, तो उसको बढ़ाने के लिए बात हो रही है कि हमारा ये हमें अपना ट्रेड आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए दिक्कत ये नहीं, और बोलते हैं सार्क जो है, सार्क में अच्छा खासा ये रिप्रेजेंटेशन और काम करेंगे, ठीक है। और सार्क के मेंबर देख लीजिए कौन कौन आते हैं। सार्क के मेंबर पाकिस्तान आता है और अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब इसके मेंबर्स आते हैं सार्क के, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि इसमें कॉपरेशन अच्छा बढ़ाना पड़ेगा, सार्क में इसमें ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। तब यहीं पे अब हमें ये मुद्दा देखना है कि जो इनका रिलेशन है उससे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, इंडिया पे इनका रिलेशन का क्या असर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश के साथ अभी तक हमारा रिलेशन ठीक ही ठाक था, लेकिन जब से शेख हसीना को वहां से हटा दिया गया तो इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है। तो वहां देखते कि ये अपना इंडिया हो गया, ठीक है, ये इंडिया, ये अपना पाकिस्तान और ये अपना अफगानिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाएगा तो यहाँ पे जो रेफ्यूजीज आते हैं बांग्लादेश से पाकिस्तान में, जो ये इंडिया में जो ये रेफ्यूजीज आते हैं, तो रेफ्यूजीज के नाम पे पाकिस्तान कभी कभी टेररिस्ट भी भेज सकता है, टेररिस्ट भी भेज सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने हालांकि हमारा ये रेफ्यूजी के लिए कोई लॉ नहीं है, इंटरनेशनल लॉ है, ये हमने कोई साइन नहीं किया, तो पाकिस्तान ये भी भेज सकता है, ये भी टेररिस्ट भी भेज सकता है और बोलेगा ये, क्योंकि पाकिस्तान तो टेरर कंट्री है ही, ठीक है, उसका काम है टेरर फैलाना, ठीक है। खुद के वादे पड़े लेकिन टेररिज्म जरूर फैलाएगा। खाने के वादे पड़े हैं जहां पे दूध 300 रुपए लीटर है, फिर भी ये टेररिज्म का काम छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे चैलेंज कि अगर ये दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाएगा तो इंडिया के लिए चैलेंज कि दोनों शायद दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि अभी इसके साथ भी रिलेशन कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि यहाँ मतलब ये नहीं बताया कि ये इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो मैंने अपने स्टडीज के बेस पे बताया कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, ये बताया गया। बाकी चाइना भी जो कुनमिंग में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मीटिंग करवाया था, वहां पे चाइना ने भी बोला कि आप दोनों को साथ आना चाहिए, ठीक है। तो उस वजह से इनका रिलेशन थोड़ा, चाइना इनका रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। चाइना तो हमेशा एंटी इंडिया फैलाता रहता है हर चीज, ठीक है। Don't divide dysfunction of legislation due to a concentration of power in the executive। यहाँ पे ये बताया कि जो लोकसभा में जो डिबेट्स वगैरह होते हैं, डिस्कशंस वगैरह होते हैं, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो कि गवर्नमेंट जो चला रहे, गवर्नमेंट का बोलबाला जाता है ये ज्यादा, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये लोकसभा में और राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनका बोलबाला कम होता है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट तुरंत कोई बिल तुरंत पास कर देता है, कोई जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल ये रियल मनी गेमिंग वाला बिल है, रियल मनी गेमिंग वाला, उसको 7 मिनट के डिस्कशन के बाद उसको ये लॉन्च कर दिया, ठीक है। ये उसपे 1 मिनट यहाँ पे है कि नहीं, लेट मी चेक, नहीं है, दिखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। 7 मिनट के डिस्कशन के बाद इसको लॉन्च कर दिया, ये मतलब रियल मनी गेमिंग का एक्ट पास कर दिया। और वहीं पे ये ऑपोजिशन बोलते थे कि एसआईआर पे बात किया जाए, एसआईआर, और जब ये ऑपोजिशन का बात आता है, मतलब ये इसमें लिखा हुआ है, जब ऑपोजिशन का बात आता है तब जो स्पीकर है वो अपना एडजर्नमेंट मोशन पास करके वो सेशन वहीं पे खत्म कर देते हैं। तो जो 29 जो भी अगर 6 घंटे का सेशन है तो 1.5 घंटे में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बिल, जो सरकार का काम रहता है बिल पास करना, बिल ये पास कराने का, और जो डिस्कशन होता है उसको पूरा दबा दिया जाता है। तो वही बताया कि लोकसभा में फंक्शन 29% ऑफ शेड्यूल टाइम, सिर्फ 29% जो शेड्यूल टाइम का 29% डिस्कशन होता है, इफेक्टिव डिस्कशन, उसके बाद ये एडजर्नमेंट मोशन पास करके लेजिस्लेटिव का जो ये है सेशन है उसको बंद करवा देते हैं। इसका बात चल रहा है।
डिबेट मस्ट टेक प्लेस इज बियॉन्ड एनी डिबेट। बस वही अपने होम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि डिबेट तो अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होगा तो पार्लियामेंट किस काम का, ये वही है। तो डिस्ट्रेस एमरजेंस ऑपोजिशन प्रोटेस्ट डिमांडिंग डिबेट ऑफ स्पेशल इंटेंसिटी विजन। जो एसआईआर पे बात करना है वो बोलते हैं कि एसआईआर पे पहले बात करो। 32 हाँ, इन द सेशन विद द 21 सिटिंग में ही सिर्फ 32 डेज में 15 बिल पास हो गए, 15 बिल पास भी हो गया। According to legislative research analysis, Lok Sabha function 29%. Two-thirds of the planned time was lost in repeated. Two-thirds of the planned time lost in the repeated adjournment. Adjournment motion में जहाँ पे बोलते कि नहीं तुम्हारा जो ये एफआईआर वाला ये सब मुद्दा है उसको छोड़ो, इस पे डिस्कशन करो। तो जो एडजर्नमेंट मोशन होता है, जो कि स्पीकर का ये हाँ मोशन होता है, या फिर कोई भी बंदा मतलब कोई भी एमपी उठ के एडजर्नमेंट मोशन पास करा सकता है। और अगर वोटिंग अच्छा खासा हो तो एडजर्नमेंट मोशन को ले लिया जाता है, ठीक है। इसी ओरल रिप्लाई, यहाँ पे हालांकि ओरल रिप्लाई के बारे में बात किया है। ओरल रिप्लाई जिसमें स्टार्ट मैसेज है, जो देखिए लोकसभा डिस्कशन का अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। एक स्टार्ट मैसेज होता है, क्वेश्चन आवर होता है, अनस्टार्ट मैसेज होता है। क्वेश्चन आवर के बाद ये अलग अलग सेशन होते हैं, ये 1 आवर मीटिंग होता है, इसे मोशन अलग अलग पास किए जाते हैं, ठीक है। तो जो अगर किसी भी एमपी को मिनिस्टर से अगर सवाल पूछना है तो वो उसको ये लेटर देख सकता है, ठीक है, लेटर भेज सकता है, या तो स्टार्ट लेटर या फिर अनस्टार्ट लेटर। स्टार्ट लेटर में उसको तुरंत ऑन द स्पॉट उसी समय उसको जवाब देना है, ठीक है। और अनस्टार्ट में वो राइटिंग में भी दे सकता है, अगले दिन या एक हफ्ते के अंदर वो दे सकता है। ये उसी की बात कर रहा है। क्वेश्चन आवर्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी हैज बीन रेंडर्ड इनइफेक्टिव। क्वेश्चन आवर को इनइफेक्टिव, जो स्टार्टिंग का 9 to 11 o'clock का टाइम रहता है, जो क्वेश्चन आवर का टाइम है, तो उसको इनइफेक्टिव बोला है कि वहां पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव का ही बोलबाला है, ठीक है। फिर 0 आवर आता है 2 बजे के बाद 0 आवर, वहां पे भी सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें, हालांकि पार्लियामेंट में तो इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए, लेकिन जो बिल वगैरह पास करा के और जनरल मोशन पास करा के सेशन खत्म कर देते। जबकि अगर इफेक्टिव डिसीजन या इफेक्टिव डिबेट अगर पार्लियामेंट में ना हो तो फिर सोचने वाली बात है एक डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। अब इसमें अबाउट 30% ऑफ द एमपीज एंड एमएलए फेस सीरियस क्रिमिनल केसेस। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, ठीक है। आप घर पे हैं, अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी भारत में किसी भी ये राज्य से या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो ये वाला माय नेता के वेबसाइट पे जाना, ठीक है। माय नेता इस वेबसाइट पे जाना, अपना कोई भी जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना, वहां पे जितने भी नेता हैं, ठीक है, जो इलेक्शन लड़ते हैं या इलेक्शन लड़ चुके हैं या फिर वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए है, उनका पूरा नाम आ जाएगा और उनके ऊपर क्या क्या क्रिमिनल चार्जेस है, कितने क्रिमिनल केसेस है, या उनके पास कितनी संपत्ति, या आपको पूरा डिटेल इसमें माय नेता में आ जाएगा। माय नेता में पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए। केस अगेंस्ट द लॉ मेकर, ठीक है, केस अगेंस्ट द लॉ मेकर। अरे यार सेशन एक्सपायर हो गया, शिट। भाई चलना यार। केस अगेंस्ट द लॉ मेकर, ठीक है। अब यहाँ पे एनालिसिस ऑफ एमपी, कितने जो एमपी हैं उनके ऊपर कितने केसेस है, क्रिमिनल चार्जेस है, वही बताया गया। देखिए यहाँ पे ये चार्ट 2 में देखिएगा, चार्ट 2 में भारतीय जनता पार्टी का सबसे हाईएस्ट है किसी इसमें टोटल 63 ऐसे एमपी और एमएलए हैं बीजेपी में जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस, सीरियस क्रिमिनल केसेस, जैसे मर्डर हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। ओके गाइस, मे भी हो सकता है ये एंड हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको कुछ जैसे कुछ आर्टिकल डिस्कस अगर हो चुके हैं तो कुछ आर्टिकल यहाँ से डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि भारतीय जनता पार्टी में टोटल 63 ऐसे हैं मेंबर, टोटल 63 मेंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस, सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहा हो, ठीक है, जिन्होंने मर्डर किया या फिर मनी लॉन्ड्रिंग किया हो, ठीक है, इनके ऊपर ऐसे क्रिमिनल। ये बीजेपी में सबसे ज्यादा है, सेकंड है कांग्रेस में, टोटल 32 कांग्रेस में। अब यहाँ पे स्टेट वाइज एमपी में, मतलब अगर झारखंड हो या यूपी हो या बिहार हो, इसमें कितने एमपी के ऊपर क्रिमिनल केस है, तो सबसे ज्यादा तेलंगाना में है।
तेलंगाना में जितने भी एमपीस है उन मोस्ट ऑफ के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ठीक है, जैसे मर्डर हो गया, सीरियस हाई क्रिमिनल, ये चोरी वोरी वाला सीरियस है तो मर्डर किया हो, या फिर पॉलिटिकल इसके नाम पे, मतलब ये वोट पाने के नाम पे या फिर सत्ता हासिल करने के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह किया हो, इसके ऊपर। फिर केरला आता है, झारखंड भी लिस्ट में है, झारखंड भी लिस्ट में है, ठीक है, बिहार लिस्ट में है, उत्तर प्रदेश लिस्ट में है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर बीजेपी और सॉरी पार्टी वाइज एमपी। पार्टी वाइज एमपी में सबसे ज्यादा बीजेपी आता है, ठीक है, 63 जो कि बात किया हमने, 63 टोटल। अब स्टेट वाइज एमएलए जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे में सीएम वगैरह जो होते हैं ना, तो उनके ऊपर कितना, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर बिहार में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, इनके ऊपर। पार्टी वाइज एमएलए, पार्टी वाइज में आरजेडी सबसे ज्यादा है और टीडीपी सबसे ज्यादा इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो आप वो वाला साइट, माय नेता वाला साइट पे जाना, माय नेता। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हो, कहीं भी, झारखंड में, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, वहां पे जितने भी नेता उनका नाम आ जाएगा, उनके ऊपर क्या क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं या उन्होंने क्या बोलते हैं, उनका कितना एसेट है, वो पूरा लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एमपी एमएलए फॉर्मर रूल टू रेगुलेट सोशल मीडिया, ये वही वाला है। इसके ऊपर बात करते हैं। स्टील्स फ्रिगेट उदयगिरी हिमगिरी टू जॉइन। अब देखिए मैं आपको नेवी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो नेवी में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो अपने नेवल फोर्स को डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स या फिर ये लार्ज शिप जो बना के देते हैं उसके प्रोजेक्ट से। देखिए जैसे ये वाला है, ये अपना प्रोजेक्ट 17A के अंदर आता है, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A जो कि आता है INS नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी। इसमें टोटल 7 शिप्स है, 7 फ्रिगेट्स है। अब देखिए फ्रिगेट्स क्या होता है, ठीक है। एक होता है अपना जो जो अपना एक एयरक्राफ्ट आता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट, हालांकि एयरक्राफ्ट नहीं बोलेंगे इसको, जो अपना INS विक्रांत है ना, INS विक्रांत, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, ये लार्ज हेली कैरियर्स है, मतलब अलग अलग आके यहाँ पे बैठ सकते हैं जो ऊपर हेयर का, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इंडिया है, ठीक है, अब और यहाँ पे कोई कंट्री है या फिर यहाँ पे पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है तो यहाँ से अपना हेली कैरियर है ये जाएगा। अब क्या होता है देखिए, जो भी रहता है अपने जो शिप वगैरह, नॉट शिप, जो भी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वगैरह, उसमें फ्यूल वगैरह कभी भी खत्म हो सकता है, तो यहाँ पे कहाँ लैंड करेंगे, यहाँ पे कहीं लैंड नहीं कर सकते ना वो, तो इस जो ये हेली कैरियर है इसके ऊपर जाएंगे, लैंड करेंगे, फ्यूल वगैरह भरेंगे और फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाएंगे। ये इसका काम रहता है, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, ठीक है। अब इनके बाद आते हैं डिस्ट्रॉयर्स, डिस्ट्रॉयर शिप होते हैं। इनके बाद मतलब ये अपने हेली कैरियर्स के बाद सेकंड जो लार्जेस्ट होता है वो अपना डिस्ट्रॉयर होता है, ठीक है। डिस्ट्रॉयर्स के बाद और इसमें एग्जांपल INS कोलकाता, INS कोलकाता। उसके बाद आते हैं फ्रिगेट्स, इसके बाद आते हैं फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स में ये वाला उदयगिरी, हिमगिरी, ये सब हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट 17 के टोटल 7 है। INS नीलगिरी हो गया, INS नीलगिरी हो गया, INS उदयगिरी हो गया, INS हिमगिरी हो गया, INS सह्याद्री हो गया, INS सतपुरा हो गया, ये सब लिस्ट में है टोटल। तो अभी इसमें ये बताया कि ये वाला जो है INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, ये वाला नेवीज को दे दिया गया, ये नेवीज को कमीशन कर दिया कि आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। द वेसल्स फॉलोड ऑन वेरिएंट ऑफ शिवालिक क्लास फ्रिगेट, मतलब शिवालिक क्लास का जो है ना, शिवालिक क्लास जो अपना प्रोजेक्ट 17 के अंदर आता है, प्रोजेक्ट 17, ठीक है, इसके बेस पे बनाया गया है, इसके डिजाइन वगैरह बेस पे बनाया गया है। एडवांस वेपनरी है, मॉडर्न सेंसर सिस्टम डिजाइन, फुली एक्सिस स्पेक्ट्रम, मैरीटाइम ऑपरेशन, ब्लू वाटर कंडीशन, ये सब भी, ठीक है। तो इसमें डिफेंस मिनिस्टर, अब इसमें यही कि उसको दे दिया गया है और कौन कौन सा ये किसने बनाया। फॉर एग्जाम्पल जो उदयगिरी है उसको मजागांव डॉक शिपयार्ड ने बनाया, जो कि अपना चेन्नई या अपना कोची में है, ठीक है, कोची में है ये शिपयार्ड,
और हिमगिरी को गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स ने बनाया। गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग इसने बनाया है, ठीक है। तो डिजाइन इन हाउस बाय द नेवीज वर्कशॉप डिजाइनर ब्यूरो उदयगिरी इज द 100th वेसल टू बी डिजाइन मार्क्ड ए मिसाइल 5 डिकेड्स ऑफ इंडियन जनरेशन वॉरशिप। ये अपना वॉरशिप है। बोथ फ्रिगेट्स आर फिटेड विद द कंबाइंड डीजल एंड गैस प्रोपल्शन। डीजल और गैस दोनों से चलेगा ये, ठीक है। डीजल और गैस दोनों से चलेगा, डीजल और गैस दोनों से चलेगा, ठीक है। propulsion integrated platform and propulsion system with nearly 75% MSME। बस इसमें वही कुछ लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, ये हो गया। अब तो यही बचा हुआ है। देखिए कल हमने पढ़ा था गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान मिशन जो है वो अपने इंडिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का चौथा, मतलब इंडिया अगर ये कर लेगा तो ये इंडिया वर्ल्ड का चौथा देश बन जाएगा ह्यूमन को स्पेस में भेजने वाला। तो गगनयान में क्या है ना, गगनयान में ह्यूमन को स्पेस में 300 से 400 किलोमीटर पृथ्वी के स्तर से ऊपर 7 दिन के लिए 7 डेज के लिए वहां पे वो लोग रहेंगे फॉर 7 डेज। अब इसमें टोटल कितने 3 क्रू मेंबर होंगे, 3, जिसमें एक वुमेन और 2 मेल होंगे, ठीक है। ये जाएंगे और 7 डेज के लिए वहां पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इस ये तीन स्टेप में होने वाला है। जो फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट और सेकंड जो रहेगा वो अनमैन्ड रहेगा, मतलब फिर हम लोग टेस्ट करेंगे कि जो हम ह्यूमन को भेज रहे हैं स्पेस में उनके ऊपर क्या क्या ये प्रभाव पड़ सकता है। उसके लिए यहाँ पे व्योम मित्रा नाम के रोबोट को भेजा जाएगा जिसका सेम ह्यूमन लाइक कंडीशन बनाएगा, स्ट्रक्चर सेम ह्यूमन लाइक कंडीशन। एक मिनट, हाय ये नेट चालू हो गया? हाँ चलो हो गया। व्योम मित्रा का फोटो दिखाए तो, व्योम मित्रा ये देखिए, इसको भेजा जाएगा, ठीक है। ह्यूमन मित्रों को भेजा और इसके ऊपर जो भी इंपैक्ट पड़ेंगे, मतलब वो ह्यूमन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है। तो अनमैन मिशन, तो जो लास्ट मिशन, जो थर्ड मिशन रहेगा वो मैन मिशन रहेगा। अब उसमें क्या रहेगा आपको एक चार्ट की तरफ से बताता हूं, ठीक है। ये देखिए, इसमें देखिए टोटल जो फर्स्ट ये इसमें GSLV Mark 3 यूज होगा, GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 इसमें यूज होगा। और ये 300 से 400 किलोमीटर के अबव लेके जाएगा 5 से 7 दिन तक, बेसिकली 7 डेज के लिए स्पेस में रहेंगे, ऑर्बिट मॉड्यूल में रहेंगे, मतलब घूमते रहेंगे, ठीक है। मतलब ये पृथ्वी है अपना, पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहेंगे अपना ऑर्बिटल मॉड्यूल में। सोलर अरे डिप्लॉयमेंट, मतलब सूरज की रोशनी से ये एनर्जी वगैरह लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो रिसोर्सेज तो कम रहेंगे, लेकिन जो भी उनका अंदर का जो ये एनर्जी नीड रहेगा वो अपना सोलर अरे डिप्लॉयमेंट के साथ रहेगा। अब ये रहेगा कि ये 7 दिन बाद ये नीचे जो आएंगे ना, उसी के ऊपर ये किया इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कि वो कैसे नीचे आएंगे। उसी में जो अपना कल हमने बताया था कि चिनूक, जो चिनूक है, चिनूक एयरक्राफ्ट के बदौलत ऊपर से जो भी ये है ना, ये क्रू मॉड्यूल, उसको ऊपर से नीचे फेंका जाएगा और ऊपर तो पैराशूट भी रहेगा। और वो कितना, मतलब वो डैमेज ये करता है, तो हालांकि खुद एक कोई डैमेज नहीं हुआ। और ये अंदर जो ये अपना व्योम मित्र रोबोट थी वो भी एकदम सेफ है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये 100% सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब इसमें अपने जो ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जा रहे हैं, ठीक है, और भी 2 मेंबर जा रहे हैं, इसमें से एक फीमेल होगी, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट वाला अपना जो आर्टिकल था ये था अपना फिजी के ऊपर। फिजी चलिए छोड़िए, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ।
फिजी और इंडिया का रिलेशनशिप के ऊपर था कि देखिए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर फिजी के प्राइम मिनिस्टर से मिले, उनसे बात की कि इंडिया और फिजी का जो डिफेंस पैक्ट है, डिफेंस के ऊपर कॉपरेशन बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि हाँ, यहाँ पे आप मैप आ जाएगा, ठीक है, पहले मैप नहीं आ रहा था। फिजी, फिजी एक आइलैंड है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे फिजी, अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे फिजी आइलैंड है, ठीक है। और ये सिर्फ आइलैंड नेशन है, ये देखिए यहाँ पे भी देख सकते हो, इसका जो बाउंड्री है कौन कौन सा, ये फिजी है, इसका कैपिटल सुआ है, सुआ। फिजी हो गया, ये टोंगा हो गया, ये अपना वालिस फतूना हो गया, फतूना, ये अपना टुवालू आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, वनुआटू हो गया, न्यू कैलेडोनिया, ये फ्रांस का टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमें फ्रांस से आजादी चाहिए, ये न्यू कैलेडोनिया में, ठीक है। तो यहाँ पे फिजी बोल रहा है कि हमसे, मतलब फिजी और इंडिया का जो डिफेंस रिलेशन है उसको बढ़ाने के ऊपर बात कर रही है कि जो फिजी का आर्मी है उनको इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग देंगे विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, बस इसी का बात चल रहा था, ठीक है। तो धन्यवाद गाइस, आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म हुआ, तो नेक्स्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस हम कल लेके आएंगे टाइम पे, ठीक है, धन्यवाद।